उमा जी की आदत थी कि वह सुबह उन्हें गर्म पानी चाहिए होता था, इसलिए सुबह से 2 बार उठकर कमरे से बाहर निकलकर आकर देख चुकी थी, लेकिन अभी तक बहू नीता और बेटा विजय उठे तक नहीं थे। जब तक उन लोगों में से कोई एक उठेगा नहीं तब तक उन्हें गर्म पानी मिलेगा नहीं। बात ये नहीं थी कि उमा जी गर्म पानी कर नहीं सकती थी, बात यह थी कि बहू रात को रसोई का काम खत्म कर रसोई में ताला लगा देती थी। अब जब तक ताला खुलेगा नहीं उमा जी को गर्म पानी मिलेगा नहीं। आखिरकार घड़ी में जब 10 बज गया और उमा जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने हिम्मत करके बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटाया। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद बहू की जगह बेटे ने आकर दरवाजा खोला और तमतमाते हुए बोला, क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान कर रही हो? बेटा मुझे गर्म पानी चाहिए था, रसोई में ताला लगा हुआ है, तो तुम रसोई का दरवाजा खोल दो ताकि मैं गर्म पानी कर लूं। एक दिन गर्म पानी के बगैर नहीं रह सकती हो क्या माँ? रोज तो नीता करके ही देती है ना। आज संडे था इसलिए सोचा कि थोड़ा आराम से उठेंगे, पर आप भी न। कहते कहते विजय अंदर कमरे में गया और पत्नी को जगाया। नीता भी तिलमिलाते हुए उठी और चाबी लाकर सास के हाथ में रख दी। अब रसोई का दरवाजा आप ही खोल लीजिए, खुद के लिए गर्म पानी करो तो हमारे लिए भी चाय बना देना। जल्दी नींद खुलने से सिर दर्द होने लगा है मेरा। कभी कोई सास खुशी है क्या अपनी बहू को सोते देखकर? इन सास लोगों का बस चले तो बहू को मशीन बनाकर रख दे। नीता बरबराती हुई वापस जाकर पलंग पर लेट गई। आखिर उमा जी ने जाकर रसोई का दरवाजा खोला, खुद के लिए भी पानी गर्म किया और बेटे बहू के लिए चाय बनाकर उन्हें दे आई। गर्म पानी लेकर अपने कमरे में ही आई थी कि 4 साल का पोता सोनू जग गया। जगते ही बोला, दादी मेरा दूध। उसे देख उमा जी मुस्कुराकर बोली, हाँ मेरे बच्चे, अभी लेकर आई। गर्म पानी वहां रखकर पहले सोनू के लिए दूध गर्म करने गई। अभी दूध गर्म कर ही रही थी कि इतने में विजय की आवाज आई, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? क्या आप संभाल नहीं सकती इसे? पता नहीं नीता के सिर में दर्द हो रहा है। नीता सही कहती, सास बहू को सोता देख नहीं सकती। कहते कहते विजय भी रसोई में आ गया, साथ में सोनू भी गोद में था। उसे देखते ही उमा जी बोली, बेटा मैं तो दूध गर्म करने आई थी, तुम्हें नहीं पता ये कब तुम्हारे कमरे में चला गया? तो ध्यान रखना चाहिए था ना आपको, बस काम का बहाना चाहिए। मानता हूँ कि आप सास हो, पर बहू को भी तो इंसान समझो। वही है जो आपकी जिम्मेदारी निभा रही है, नहीं तो दूसरे बेटे बहू ने तो आपको रखने से ही मना कर दिया था। सोनू को उमा जी के पास छोड़कर ही विजय अपने कमरे में चला गया। उमा जी देखते रह गई, आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी कि मैं कुछ करने पर भी बदनाम हो रही हूँ। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उठा ली इन लोगों ने जो मेरी जो इतना सुना जाते हैं। ऐसा सोचकर अपने आंसू पोंछे और सोनू और उसका दूध लेकर कमरे में आ गई। नाश्ते के समय विजय ने नीता से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं माँ से कहकर नाश्ता बनवा लेता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। रहने दो, उनसे कुछ मत कहो, मैं नाश्ता खुद ही बना लूंगी। अरे पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं खुद की ही नाश्ता बना लूंगा। नहीं नहीं, मैं खुद ही नाश्ता बना लूंगी। उनका क्या भरोसा कौन सा सामान उठाकर दूसरे बेटे बहू को देकर आ जाए। अक्सर रसोई में सामान कम हो जाता है। मुझे तो पूरा यकीन है कि माँ जी ही सामान की हेरा फेरी करती है और अपने उन बेटे बहू को देकर आ जाती है। और जाकर रसोई में नाश्ता तैयार करने लगी। नीता को रसोई में नाश्ता तैयार करते देख विजय गुस्से में आकर उमा जी से बोला, देख लो ये सब आपके कारण है। आपकी तबीयत खराब है पर फिर भी नाश्ता तैयार कर रही है। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण उसकी तबीयत खराब है पर फिर भी नाश्ता तैयार कर रही है। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण परेशान हो चुके हैं हम। पता नहीं भगवान भी हमें चैन कब रहने देगा। उमा जी उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई।
सुनकर अपने कमरे में चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ गई। आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। क्या इसी दिन के लिए इन बेटों को जन्म दिया था? जब शादी के 10 साल तक मंदिर माथा टेकने के बाद 2 जुड़वा बेटे हुए तो कितने खुश हुए थे घर के सभी लोग, यार दोस्त रिश्तेदार, सब लोग ने कितनी बधाइयाँ दी थी। सासू माँ तो बलिया के लिए जा रही थी। बलिया, अरे 2 बेटों की माँ बनी है, बुढ़ापे में बैठकर राज करेगी राज। कुछ साल बाद जब पति का देहांत हो गया तब भी उमा जी ने हिम्मत करके अपने बेटे विजय और कमल को संभाला। कितनी परेशानी झेलकर भी इन लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, दोनों की शादी कराई। पर उसके बाद सब कुछ बदल गया। दोनों बहुएं की आपस में बनी नहीं, इस कारण बेटों में भी झगड़े होने लगे। आखिरकार दोनों बेटे अलग हो गए। उमा जी के पति ने 2 मंजिला मकान बनवाया था। उसी में ऊपरी मंजिल पर कमल अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और नीचे वाले फ्लोर पर विजय अपनी पत्नी और उमा जी के साथ रहने लगा। उमा जी को रखने को लेकर भी दोनों भाइयों में बहस हुई थी। कमल ने साफ मना कर दिया कि वो माँ को अपने पास नहीं रखेगा, तो विजय को अपने पास उमा जी को रखना पड़ा। सच कहे तो उस समय की बधाइयाँ आज कानों में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद विजय कमरे में आया और नाश्ते की प्लेट उमा जी के सामने टेबल पर रखते हुए कहा, यार यूं कहे पटकते हुए बोला, लो नाश्ता कर लो, आखिर एक बहू को ही परेशान करते जाओ, दूसरी से कोई लेना देना ही नहीं। उमा जी को विजय की बात बहुत बुरी लग रही थी। उन्होंने ऐसा लग रहा था जैसे नाश्ते की प्लेट उन्हें चिढ़ा रही है। ऐसा खाना भी किस काम का जो तिरस्कार करके दिया जाए। आखिर उमा जी ने उस नाश्ते की प्लेट को हाथ भी नहीं लगाया। आखिरकार उमा जी ने काफी सोचा और सोच समझकर वो एक निर्णय पर पहुंची। शाम को कमल अपनी पत्नी के साथ बाहर कहीं घूमने जा रहा था। विजय और नीता भी बाहर खड़े हुए थे। तभी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर उनके घर पर आया। उसे देख चारों बेटे बहू हैरान रह गए। उसने आते ही पूछा, क्या मैं उमा जी से? विजय ने कहा, जी मुझे उमा जी ने फोन करके बुलाया है। सब एक दूसरे को हैरान से देखने लगे। इतने में उमा जी अंदर से आई। क्या आप ही उमा जी हैं? जी मैं ही उमा हूँ। आप जी, आपने मुझे फोन किया था मकान को बेचने की बात करने के लिए। अरे हाँ, मैंने ही आपको फोन करके बुलाया है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इतने में उमा जी अंदर से आई। मकान कौन बेच रहा है? कहती विजय बोला, कौन सा मकान बेच रही हो आप? हमसे पूछे बगैर आप ये निर्णय कैसे ले सकती हो? माँ मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? कमल ने भी कहा, कभी मेरे बारे में सोचा था कि मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी? सुनाने में तुम लोगों तो मुझे कोई कसर नहीं छोड़ते हो। मकान तो मेरे पति का बनाया हुआ है, मेरे नाम पर है, फिर किस हक से मकान में हिस्सा मांग रहे हो? पर माँ जी समस्या क्या है? मकान को बेच दोगी तो आप उन पैसों का क्या करोगी? नीता ने कहा, सोच रही हूँ कि वापस गांव चली जाओ, जहाँ से जिंदगी की शुरुआत हुई थी, वहीं जाकर अपनी जिंदगी के अंतिम दिन देखूं। इसलिए मैं मकान बेचकर गांव में ही जमीन खरीद रही हूँ और वहीं रहूंगी। फिर हम लोगों का क्या? छोटी बहू ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम लोगों के हाथ पैर चलते हैं और उससे भी तेज जवान चलती है। अपने आप कमाओ और अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, बाकी मुझे नहीं पता। माँ तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? विजय और कमल एक साथ बोले। जो भाई एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, आज एक साथ हो गए। माँ को महानता का झोला मत पहनाओ। जैसे बेटे स्वार्थी हो सकते हैं, वैसे ही माँ भी स्वार्थी हो सकती है, और तुम जैसे बेटो हो तो माँ ऐसे ही होनी चाहिए। मैं यह मकान बेच रही हूँ और यह मेरा अंतिम निर्णय है, तुम लोग अपना बंदोबस्त देख लो। कहकर उमा जी उस ब्रोकर को मकान दिखाने चल दी। कुछ महीनों बाद वो मकान बिक गया और उमा जी गांव में एक मकान लेकर वहीं रहने लगी। फ्री टाइम
वहाँ बच्चों को पढ़ाती थी और गांव में शांत वातावरण में अपनी जिंदगी जीती थी। अब उनको किसी की जली कटी और तिरस्कार भरा भोजन नहीं खाना पड़ेगा। यहाँ वो अपनी मर्जी से रहती थी और वो उमा जी बहुत खुश थी, क्योंकि यहाँ कोई रसोई में ताला नहीं लगता। वो खुद की मालकिन थी।